दोस्तों लुई विटॉन दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट फैशन ब्रांड है, लेकिन इस $345 बिलियन यानी कि लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की कंपनी की शुरुआत एक घर से भागे हुए 13 साल के गरीब फ्रेंच लड़के लुई विटॉन ने की थी, बिना एजुकेशन और बिना पैसों के। और आज लुई विटॉन की एक नॉर्मल बैग भी 1,72,000 रुपए की होती है। और बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि लुई विटॉन के CEO हैं, वो दुनिया के इस समय सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। और आज के समय दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज और एथलीट लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स का ही यूज करते हैं। तो आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे लुई विटॉन ब्रांड की स्टोरी को, कैसे फ्रांस के गरीब लड़के लुई विटॉन ने दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट फैशन ब्रांड बनाया। लुई विटॉन का जन्म ईयर 1821 में फ्रांस के एक छोटे से गांव एंकाई में हुआ था और लुई विटॉन अपने फैमिली फार्म में काम करते हुए बड़ा हुआ। लुई के गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और लुई के पिता एक्सेवियर एक फार्मर और मिलर थे। लुई की माँ कोरीन हेड बनाती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और लुई ने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि लुई के गाँव से सबसे नजदीकी स्कूल भी 10 किलोमीटर दूर था। और लुइस लिखना और पढ़ना सीखने की जगह अपनी फैमिली फार्म में सुबह से लेकर शाम तक काम करता था ताकि उसकी फैमिली को खाना मिल सके। लुइस की फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और इसी वजह से लुइस के पास कोई भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन लुइस की लाइफ इससे भी ज्यादा बदतर होने वाली थी क्योंकि जब लुई 10 साल का था तब उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके पिता ने जल्दी एक दूसरी औरत से शादी कर ली। लेकिन लुई की सौतेली माँ लुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और बहुत कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव थी। इसी वजह से लुई और उसकी सौतेली माँ के झगड़े हुआ करते थे और इसीलिए लुइस सिर्फ 13 साल की उम्र में पेरिस जाने के प्लान के साथ एक दिन आधी रात को बिना किसी को कहे घर से भाग जाता है। लेकिन पेरिस जाने के प्लान में एक प्रॉब्लम थी। पेरिस लुइस के गांव से 362 किलोमीटर दूर था और ट्रैवलिंग के लिए लुई के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने के लिए खाना। और इसीलिए लुई को भूखे ही पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अपने सफर के दौरान लुई ज्यादातर रातों में भूखा ही जंगलों में सोता था और ठंड से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक पुराना कोट था। और हर बार जब भी लुई नए गाँव में पहुंचता था तो वो पैसे या खाने के बदले छोटे मोटे काम या नौकरी करता था। लेकिन फिर भी लुइस के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कहीं रुक सके। इसीलिए वो जंगलों में या जहाँ भी उसे रहने के लिए जगह मिल जाती थी वहीं लुइस सो जाया करता था। और इतनी सारी अलग अलग नौकरियां करने की वजह से लुइस ने कई कारीगरों से बहुत कुछ सीखा। लुइस मेटल, पत्थर, कपड़े और लकड़ी के साथ काम करना सीख चुका था और ये सभी काम जल्दी उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। लेकिन बहुत सारी नौकरियां करने की वजह से लुई का सफर बहुत स्लो हो गया और उसे लगभग 3 साल लग गए पेरिस पहुंचने में। पेरिस पहुंचने के कुछ ही समय बाद लुइस को एक ट्रेनी बॉक्स मेकर और बॉक्स पैकर का काम मिल जाता है। बॉक्स मेकर कस्टमर के लिए कस्टम साइज लगेज बनाते थे और साथ ही जब कोई अमीर कस्टमर ट्रैवलिंग पर जाता था तो उनके लगेज को पैक और अनपैक करते थे। इस काम की वजह से लुई को कई अपर क्लास लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि अपनी ट्रैवलिंग के लिए कस्टम में लगेज बनवाना चाहते थे। लुइस ने अगले कुछ सालों तक इस काम में बहुत हार्ड वर्क किया और बहुत बेस्ट लगेज बनाना सीखा। और लुइस की मेहनत रंग लाई क्योंकि ईयर 1851 में फ्रांस की क्वीन लुइस की कस्टमर बनी क्योंकि उन्हें लुइस का काम बहुत पसंद आया। और क्वीन ने लुइस को अपने पर्सनल लगेज मेकर और पैकर की जॉब दी। और ज्यादातर लगेज बनाने वालों के लिए अपनी लाइफ में मिलने वाला उस समय ये सबसे बड़ा सम्मान था। लुइस जो कि एक होमलेस टीनेजर था जिसके पास कुछ समय पहले तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अब वो रॉयल फैमिली के लिए एक बड़ी और रिस्पेक्टफुल जॉब कर रहा था जो लुइस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन लुई विटॉन के पास अपने फ्यूचर के लिए इससे भी बड़ा विजन था क्योंकि 33 इयर्स की एज में शादी करने के बाद लुइस ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का लगेज मेकिंग का बिजनेस खोलेगा। और इसलिए लुइस ने अपनी सारी सेविंग लगा दी पेरिस में अपनी वर्कशॉप बनाने के लिए। और लुइस ने उस समय के लगेज बॉक्सेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को नोटिस किया। उस समय सभी लगेज बॉक्सेस लेदर के बनाए जाते थे और उनके टॉप हमेशा राउंडेड होते थे ताकि बारिश का पानी उनमें ना जाए। लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टॉप राउंडेड होने की वजह से इन्हें एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था और इसीलिए सभी पैकर को उन लगेज बॉक्सेस को एक एक करके ही ले जाना पड़ता था। और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए लुइस ने कई सारे मटेरियल को टेस्ट किया बेस्ट लगेज बॉक्स बनाने के लिए। और लुइस को पता चला कि ऐसा एक ही मटेरियल है कैनवास, इससे अगर लगेज बॉक्सेस को बनाया जाए तो बॉक्सेस को फ्लैट बनाया जा सकता था और लगेज बॉक्सेस ज्यादा हल्के, ड्यूरेबल और वाटर रेजिस्टेंस भी होंगे। और अगर ऐसे लगेज बॉक्सेस बना लिए गए तो एक टाइम पर ज्यादा लगेज बॉक्सेस पैक किए जा सकते थे और कॉम्पैक्ट होने की वजह से एक साथ ज्यादा लगेज बॉक्सेस को रखा जा सकता था। इससे पैकर्स की एफिशिएंसी बढ़ती। तो इसीलिए
इसीलिए लुइस ने कैनवस के साथ अपने नए डिजाइन को रेडी किया और लुइस का ये नया सूटकेस डिजाइन काफी मॉडर्न था और इस समय तक लुइस की लगेज बॉक्सेस बनाने में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी और उसके अपर क्लास लोगों के साथ कनेक्शन थे। इसी वजह से जब उसने अपने नए सूटकेस को लॉन्च किया तो वो जल्दी बहुत सक्सेसफुल बन गया और लुइस ने अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग भी बनवाए ताकि वो लोगों को अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही उनकी फोटोज दिखा सके और 2 सालों के अंदर ही लुइस के न्यू सूटकेसेस अपर क्लास और अमीर लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट बन गए क्योंकि इन्हें स्टेटस सिंबल माने जाने लगा और लुई विटॉन ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि लुई विटॉन को दुनिया भर के कोने कोने से ऑर्डर आने लगे और 1859 तक लुई विटॉन ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया और इतना ज्यादा ऑर्डर आने लगे कि लुई विटॉन को पेरिस के बाहर एक और वर्कशॉप खोलनी पड़ी जिसमें उसने 20 और नए लोगों को हायर किया नए लगेज बॉक्सेस बनाने के लिए और अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और इतने ज्यादा ऑर्डर आने के पीछे एक रीजन ये भी था कि 1800 तक ट्रैवलिंग करना सिर्फ अमीर लोगों का शौक नहीं रह गया था बल्कि बहुत सारे आम लोग भी अब ट्रेन बोट से सफर करने लगे थे और इसीलिए अब हर इंसान को ट्रैवलिंग के लिए हाई क्वालिटी लगेज बॉक्स चाहिए थे और इस तरह के बॉक्सेस के लिए उस समय लुई विटॉन बहुत पॉपुलर था और इसीलिए लुई विटॉन के कस्टमर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इस समय लुई विटॉन की सक्सेस आसमान छू रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब लुई विटॉन को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फ्रांस पर वॉर के बादल मंडरा रहे थे और जल्द ही लुई विटॉन के साथ एक बार फिर से बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली थी। ईयर 1870 में जब लुइस 49 इयर्स का था तब फ्रैंको पर्शियन वॉर शुरू हो गई और इस वजह से लुइस को अपना घर और शॉप छोड़कर हजारों दूसरे लोगों के साथ एक छोटे शेल्टर में रहने जाना पड़ा। शेल्टर में फूड सप्लाई बहुत कम थी और अपने देश में चल रही इस डिस्ट्रक्टिव वॉर की वजह से लुइस और उसकी फैमिली को जान का खतरा था। लेकिन ईयर 1871 में आखिरकार वॉर खत्म हुई और जब लुइस अपनी शॉप पर लौट सका तो उसने देखा कि सभी खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे और पूरे इक्विपमेंट भी गायब थे। शॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस मूवमेंट पर लुइस के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था क्योंकि उसकी शॉप को लूट लिया गया था और लुइस ने अपना सब कुछ खो दिया था जिसके लिए उसने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की थी। लेकिन हार मानने की बजाय लुइस अपनी सारी जिंदगी की सेविंग लगाकर एक बार फिर से अपने बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने का फैसला करता है और इस बार कसम खाता है कि वो पिछली बार से भी अच्छा काम करेगा और अपने काम को शुरू करने के लिए लुइस एक नई शॉप की तलाश में लग जाता है। लेकिन इस बार लुइस को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि उस समय वॉर की वजह से काफी सारे लोग पेरिस छोड़कर चले गए थे, इसीलिए काफी सारी शॉप्स खाली थी और रेंट पर अवेलेबल थी और इसीलिए लुइस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस बार पेरिस के सबसे वेल्थीएस्ट लोगों के आसपास शॉप ली। शॉप की लोकेशन परफेक्ट थी क्योंकि वो रेलवे स्टेशन और ग्रैंड होटल के पास थी, इसीलिए जिन ट्रैवलर को न्यू लगेज की जरूरत थी उन्हें लुई विटॉन स्टोर को ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और 1872 में लुइस एक बिल्कुल ही न्यू डिजाइन के साथ आया जो कि पूरी तरह से कैनवस से बना हुआ था और उस पर स्ट्राइप थी और ये बहुत मॉडर्न डिजाइन था। और जब ये लगेज मार्केट में आया तो लोगों को ये बहुत ही पसंद आया। लोग इन लगेज को शो ऑफ करने के लिए खरीदने लगे और इन लगेज की इतनी सक्सेस के बाद कई सारे अदर लगेज मेकर ने इन्हें कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन लुई विटॉन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हाई थी और इस वजह से ज्यादातर कस्टमर ने लुई विटॉन के ओरिजिनल लगेज को ही चूज किया। और अगले 20 साल तक लुई विटॉन इसी शॉप पर काम करते रहे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई 70 साल की एज में। लेकिन लुई विटॉन के बाद उनकी लेगेसी को उनके बेटे जॉर्जेस ने संभाला। जॉर्जेस ने पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया और जॉर्जेस ने ना सिर्फ बिजनेस को संभाला बल्कि उसने बिजनेस को ग्लोबल एक्सपेंड भी किया। उसने एक बहुत पॉपुलर लुई विटॉन स्टोर लंदन में खोला और इस समय तक लुई विटॉन ब्रांड बहुत पॉपुलर हो चुका था लोगों को कंसिस्टेंटली सालों से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने की वजह से। और इसीलिए बहुत सारे बॉक्स मेकर लुई विटॉन के डिजाइन को कॉपी करने लगे। तो इसीलिए ईयर 1896 में जॉर्जेस विटॉन ने लुई विटॉन का आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम बनवाया ताकि कस्टमर इजीली रियल लुई विटॉन प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सके। और साथ ही में जॉर्जेस ने लगेज की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई किया और अपने लगेज को और भी सिक्योर बनाने के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आए लगेजेस में लॉक लगाने का। और 1900 तक लुई विटॉन कंपनी में 100 एम्प्लॉय हो चुके थे और कंपनी हर साल ग्रो हो रही थी और कंपनी के सभी एम्प्लॉय को बहुत लंबी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो एक परफेक्ट बॉक्स मेकर बन सके। और आज के समय में भी लुई विटॉन कंपनी के एम्प्लॉयज को 18 महीने से लेकर 2 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हाईली ट्रेन्ड और परफेक्ट बॉक्स मेकर बन सके। और लुई विटॉन कंपनी ने एक और फैशन आइकन कोको शैनल के साथ मिलकर अपनी फैशन लाइन को एक न्यू कैटेगरी में एक्सपेंड किया। लुई विटॉन कंपनी ने कोको शैनल के पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किए हुए डूम शेप
कंसेप्ट स्मॉल हैंडबैग को मार्केट में लॉन्च किया और लॉन्च होते ही वो मैसिवली सक्सेसफुल हो गया और उस बैग का नाम था एल्मा। तो एल्मा की मैसिव सक्सेस के बाद लुई विटॉन कंपनी ने और भी कई सारे लेदर के स्मॉल हैंडबैग बनाए, जैसे कि कीपल, स्पीडी और न्यू। लुई विटॉन कंपनी के हैंडबैग बनाने से पहले हैंडबैग काफी ज्यादा बड़े और अनफिनिश्ड हुआ करते थे, लेकिन लुई विटॉन कंपनी ने हैंडबैग को फैशनेबल और लग्जूरियस बनाया। पर यार 1936 में जॉर्जेस विटॉन की डेथ हो गई और जॉर्जेस के बाद लुई विटॉन कंपनी उसके बेटे गस्टन विटॉन के पास आ गई। लेकिन जब लुई विटॉन कंपनी गस्टन के पास आई तब कंपनी का बुरा वक्त चालू होने वाला था, क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर फ्रांस को एक बार फिर से वॉर में उतरना पड़ा और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लुई विटॉन कंपनी के सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और इसी वजह से गस्टन को ना चाहते हुए भी लुई विटॉन फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। और जब पेरिस पर नाजी जर्मनी का कब्जा हो गया तो गस्टन के पास सिर्फ 2 ही चॉइस बची, या तो वो लुई विटॉन कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दे या फिर नाजी जर्मनी यानी कि हिटलर के साथ हाथ मिला ले। लेकिन गस्टन ने क्या चुना, इसके रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जवाब हमें मिलता है स्टेफनी बोनाविंची की बुक में, जिसका नाम है लुई विटॉन अ फ्रेंच सागा। जब स्टेफनी अपनी बुक लिखने के लिए रिसर्च कर रही थी और जब उन्होंने लुई विटॉन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के रिकॉर्ड और हिस्ट्री मांगी तो उन्होंने तुरंत ही रिकॉर्ड देने से मना कर दिया और उन लोगों ने कहा कि ईयर 1930 से लेकर 1945 तक के सभी रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं आग लगने के कारण। लेकिन इसके बाद भी स्टेफनी ने कुछ अदर सोर्सेस से जानने की जब कोशिश की कि उस समय क्या हुआ था, तब उन्हें पता लगा कि गस्टन ने नाजी जर्मनी से हाथ मिला लिया था और उस समय पेरिस की सबसे ग्रैंड होटल के ग्राउंड फ्लोर पर काफी लग्जूरियस लुई विटॉन स्टोर खोला था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई बड़े ब्रांड जिन्होंने नाजी जर्मनी से हाथ नहीं मिलाया और नाजी जर्मनी के अगेंस्ट रहे, तो उन ब्रांड को बंद करवा दिया गया। पर सिर्फ लुई विटॉन कंपनी ने ही नहीं बल्कि कई और बड़े ब्रांड्स ने भी सर्वाइव करने के लिए नाजी जर्मनी और हिटलर से हाथ मिला लिया था, जैसे कि कोको शैनेल। और बेशक हिस्ट्री का ये टाइम लुई विटॉन कंपनी की स्टोरी में बहुत शर्मनाक है, लेकिन उस समय गस्टन ने वही किया जिससे उसे लगा कि लुई विटॉन कंपनी को बचाया जा सकता है। और अगर उस समय गस्टन अपने दुश्मनों के साथ काम नहीं करता तो आज शायद लुई विटॉन नहीं होती। जब गस्टन विटॉन की साल 1970 में डेथ हो गई तो गस्टन के बाद उसके सन इन लॉ हेनरी रेकामेयर को लुई विटॉन कंपनी मिल गई और हेनरी 4th जनरेशन का ओनर बना विटॉन फैमिली से लुई विटॉन कंपनी का। लेकिन अपने पुराने पूर्वजों के मुकाबले हेनरी को बिजनेस का बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने पहले भी एक दूसरी कंपनी को चलाया था। और अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हुए हेनरी ने लुई विटॉन ब्रांड में कई सारे मेजर चेंजेस किए और हेनरी के बदलाव के कारण लुई विटॉन एक फैमिली ओन बिजनेस से एक $multi-billion कॉर्पोरेशन बन गया, जैसा आज हम उसे जानते हैं। हेनरी ने लुई विटॉन कंपनी के बिजनेस मॉडल को होलसेल से रिटेल में चेंज किया और 1978 में जहां लुई विटॉन ब्रांड कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल था, उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। और इतने मेजर चेंजेस की वजह से लुई विटॉन कंपनी का रेवेन्यू बहुत रैपिडली बढ़ने लगा। अगले 6 सालों के अंदर अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें, 20 मिलियन से $260 मिलियन तक लुई विटॉन कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया। और इसीलिए ईयर 1984 में हेनरी ने डिसाइड किया लुई विटॉन कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने का। हेनरी ने लुई विटॉन कंपनी के 1 मिलियन शेयर्स को $63.63 के प्राइस पर बेचा। और हेनरी ने लुई विटॉन कंपनी की तेजी से हो रही ग्रोथ और शेयर बेचकर आए हुए पैसों से पूरी दुनिया में और भी लुई विटॉन स्टोर खोले। और इस वजह से ईयर 1987 आते आते लुई विटॉन कंपनी की सेल्स $1 बिलियन तक पहुंच गई। इस समय तक लुई विटॉन ब्रांड बहुत बड़ा बन गया था और यंग लुई ने अपना पहला लुई विटॉन स्टोर खोलते हुए कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उसका नाम और उसका ब्रांड इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन हेनरी लुई विटॉन ब्रांड को और भी बड़ा बनाना चाहता था, इसीलिए हेनरी ने लग्जरी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी मोइट हेनेसी के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाया LVMH, ताकि वो और भी तेजी से ग्रो हो सकें। लेकिन बदकिस्मती से हेनरी के मोइट हेनेसी कंपनी के प्रेसिडेंट से नहीं बनी। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हेनरी ने अपने पहचान के एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डेवलपर बर्नार्ड अर्नोल्ड को एज अ इन्वेस्टर कंपनी में बुलाया। लेकिन ऐसा करना हेनरी को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि कंपनी में आने के बाद बर्नार्ड ने सीक्रेटली लुई विटॉन कंपनी के 48% शेयर्स खरीद लिए और साथ ही में मोइट और हेनेसी फैमिलीज का भी सपोर्ट ले लिया। और इस वजह से बर्नार्ड के पास LVMH ग्रुप में बहुत पावर आ गई। लेकिन ये सब देखने के बाद हेनरी को पता चल गया कि बर्नार्ड ने उसे धोखा दिया है और इसीलिए हेनरी ने बर्नार्ड पर कोर्ट केस कर दिया। हेनरी का कहना था कि बर्नार्ड के पास लुई विटॉन कंपनी के मेजॉरिटी
माइनॉरिटी शेयर्स नहीं होने चाहिए और हेनरी ने अपनी पूरी कोशिश की बर्नार्ड को LVMH ग्रुप से बाहर निकालने की। लेकिन कई सारे कोर्ट ट्रायल्स के बाद कोर्ट ने बर्नार्ड के हक में फैसला सुनाया और इस सब चीजों से हेनरी इतना एंग्री हो गया कि उसने लुई विटॉन में काम करना ही छोड़ दिया और 100 साल में पहली बार लुई विटॉन कंपनी के अंदर कोई भी विटॉन फैमिली से नहीं था और बर्नार्ड ने सक्सेसफुली लुई विटॉन कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। लेकिन अब बर्नार्ड के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि जब तक लुई विटॉन कंपनी को टेक ओवर करने का ड्रामा खत्म हुआ तब तक लुई विटॉन कंपनी की सेल्स क्रैश हो गई थी, क्योंकि कई सारे फैशन जर्नलिस्ट और फैशन मैगजीन्स ने लुई विटॉन ब्रांड को कवर नहीं कर रहे थे और कुछ समय के लिए तो ऐसा भी लगने लगा लुई विटॉन कंपनी फेल हो जाएगी। लेकिन बर्नार्ड को पता था कि कैसे लुई विटॉन कंपनी का फ्यूचर बदला जाए। उसने कंपनी की 100th एनिवर्सरी पर कई सारे बड़े फैशन डिजाइनर जैसे कि विविन वेस्टवुड और आइजैक मिजरा के साथ कोलैबोरेट किया और LV मोनोग्राम वाले न्यू डिजाइन बनवाए जैसे आज तक किसी ने नहीं देखे थे। और बड़े डिजाइनर के नाम होने के कारण और यूनिक डिजाइन की वजह से एक बार फिर से फैशन मैगजीन और न्यूज लुई विटॉन कंपनी के यूनिक डिजाइन को कवर करने लगी और इस वजह से फिर से लोगों के बीच लुई विटॉन के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। आखिरकार बर्नार्ड की इन्वेस्टमेंट सफल हुई और बर्नार्ड को अपनी इन्वेस्टमेंट का मैसिव रिटर्न भी मिला, क्योंकि आज के समय बर्नार्ड LVMH ग्रुप के CEO हैं और साल 2021 में फोर्ब्स ने ऑफिशियली बर्नार्ड को दुनिया का रिचेस्ट मैन डिक्लेयर किया था, मैसिव $180 बिलियन की नेटवर्थ के साथ। लेकिन बर्नार्ड की वेल्थ LVMH ग्रुप के शेयर्स हैं जो कि घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए टॉप बिलियनर की लिस्ट में बर्नार्ड का नाम ऊपर नीचे होते रहता है और फिर भी बर्नार्ड हमेशा टॉप 5 बिलियनर की लिस्ट में रहते हैं। लेकिन दूसरे फेमस बिलियनियर्स जैसे कि एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स की तरह ज्यादातर लोग बर्नार्ड के नाम को नहीं जानते हैं, क्योंकि बर्नार्ड स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन बर्नार्ड को बिजनेस वर्ल्ड में रूथलेस माना जाता है, क्योंकि आज LVMH ग्रुप में 70 से भी ज्यादा डिफरेंट लग्जरी ब्रांड्स हैं और इन सभी ब्रांड को या तो मर्ज करके या फिर एक्वायर करके बर्नार्ड ने LVMH ग्रुप में जोड़ा है। और आज देखा जाए तो लुई विटॉन दुनिया की एक अकेली कंपनी है जिसके पास दुनिया के 70 मोस्ट लग्जूरियस ब्रांड है। लेकिन आज के समय इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि इस सब की शुरुआत एक गरीब होमलेस लड़के से हुई थी। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लुई विटॉन ने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की रेंज को भी बढ़ाया है। अब लुई विटॉन सिर्फ हैंडबैग और लगेज ही सेल नहीं करता है, बल्कि अब लुई विटॉन की कलेक्शन में कलरफुल स्टाइलिश रेडी टू वेयर भी है यंगर कस्टमर्स के लिए। और साथ ही में 1997 से लुई विटॉन सनग्लासेस, ज्वेलरी और वॉचेस को भी सेल कर रहा है। लेकिन आज के समय लुई विटॉन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डुप्लीकेट लुई विटॉन प्रोडक्ट है और इस वजह से लुई विटॉन को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता है। पर इस प्रॉब्लम को लुई विटॉन शुरुआत से ही फेस करते आ रहा है। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भी लुई विटॉन पिछले 168 ईयर्स से फैशन सेंसेशन बना हुआ है और आगे भी नहीं रुकने वाला है। और अगर आपको लुई विटॉन की स्टोरी पसंद आई तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और जाने रोलेक्स की स्टोरी, कैसे एक गरीब अनाथ लड़के ने बिना पैसे और कनेक्शन के दुनिया का मोस्ट फेमस और बिगेस्ट लग्जरी वॉच ब्रांड बनाया।